ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद द असाइनमेंट फर्स्ट। मैं क्वेश्चंस पुट करूंगी जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, वैसे आप लोगों को रिस्पॉन्स देना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आएगा तो फिर वो आप मुझे बता देना, सो वो मैं क्लियर कर दूंगी। आवाज बहुत एको हो रही हेलो है मैम, बहुत लोगों का अनम्यूट नहीं है तो आपका आवाज नहीं हाँ, दे मैं वही कह रही हूँ, सब प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए ना। अभी ठीक है आवाज? यस मैम। ओके, सो अभी मैं क्वेश्चंस पुट कर रही हूँ चैट बॉक्स पे। आप क्वेश्चंस के आंसर दो एंड जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो फर्स्टली हम इससे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है। व्हाट इज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म? सब चैट बॉक्स पे आंसर डालेंगे, ठीक है? इसके ऑप्शंस में है अ लार्ज क्रोमोसोमल म्यूटेशन, या फिर अ टाइप ऑफ प्रोटीन मॉडिफिकेशन, या फिर अ सिंगल लेटर चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस, या फिर अ कंप्लीट डिलीशन ऑफ अ जीन। ये काफी इजी क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर देना है। वी हैव 11 पार्टिसिपेंट्स। कम से कम 8 रिस्पॉन्सेज मुझे आने चाहिए, अभी तक सिर्फ 2 रिस्पॉन्स आए हैं। ओके, ठीक है। 5 रिस्पॉन्सेज आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा लोग रिस्पॉन्स करना, ठीक है? सबको क्वेश्चन तो समझ में आया ना? एसएनपी क्या होता है हमने पढ़ा है कि एक न्यूक्लियोटाइड पे चेंज होता है तो उसको हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, अ सिंगल लेटर चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएनपीज आर इंपॉर्टेंट इन न्यूट्रिशन बिकॉज दे कॉज ऑल क्रॉनिक डिजीजेस, या फिर डिटरमाइन आई कलर ओनली, या फिर इन्फ्लुएंस हाउ इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड टू फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, या फिर आर ऑलवेज हार्मफुल म्यूटेशंस। क्यों इंपॉर्टेंट है एसएनपीज? ओके, कितने लोगों ने आंसर किया है? सबने आंसर सी दिया है। ओके, सो लेट्स सी। गिव मी 1 सेकेंड। यस, करेक्ट। तो इसका आंसर सी है। एसएनपीज influence how your body will respond to food and nutrients, and they also determine some chronic diseases कि क्या क्या disease आपको हो सकते हैं, but it is not a cause of all chronic diseases. Okay, so that is why answer A नहीं होगा, answer B नहीं होगा, answer होगा C, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग फोलेट इन इट्स एक्टिव फॉर्म? ये क्वेश्चन काफी इजी है, फटाफट सब आंसर कर दो। ओके, ओके, इतने कम रिस्पॉन्सेस क्यों आ रहे हैं? फटाफट सब आंसर करो ताकि हम न्यू क्लास स्टार्ट कर सकें। अब ओनली 5 रिस्पॉन्सेस, सिर्फ 5 लोग ही आंसर कर रहे हैं। ठीक है, यस, इसका भी आंसर है बी, MTHFR। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन विद MTHFR C677 TTT genotype may have enhanced folate conversion होगा, या फिर 70% reduced enzyme activity होगा उसकी बॉडी में, या फिर होमोसिस्टीन लेवल्स उसकी बॉडी में कम होंगे, या फिर विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन उसकी बॉडी में ज्यादा होगा।
ओके, यस, इसका आंसर होता है सी। जब ये MTHFR जीन में म्यूटेशन आता है तो उस म्यूटेशन की वजह से MTHFR एंजाइम की एक्टिविटी 70% तक की रिड्यूस हो जाती है। ओके, so next question, which vitamin should be given in its methylated form to someone with MTHFR SNP? अगर किसी के बॉडी में MTHFR जीन में म्यूटेशन है तो उसको कौन सा विटामिन मिथाइलेटेड फॉर्म में देना चाहिए? ओके, सबके वेरियस आंसर्स आ रहे हैं। ओके, आई विल वेट फॉर अ फ्यू मोर आंसर्स। एक किसी ने सी आंसर किया है, किसी ने बी आंसर किया है, ठीक है। सो सी इसका करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि अगर हम उसको फॉलिक एसिड देते हैं तो उसका कन्वर्जन नहीं होगा एक्टिव फॉर्म में, राइट? इसीलिए उसको हम देते हैं मिथाइलेटेड फोलेट जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। ओके, अंडरस्टूड? तो इसका आंसर होगा सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the FTO gene is most closely associated with, FTO जीन हमने पढ़ा था, वो किससे एसोसिएटेड होता है? विटामिन बी मेटाबॉलिज्म से, या फिर एपेटाइट और फैट एक्यूमुलेशन से, या डिटॉक्सिफिकेशन से, या फिर कैरोटीनॉइड कन्वर्जन से? किससे एसोसिएटेड होता है? इस पे तो सारे सही आंसर्स आने चाहिए। ओके, यस, इसका जो आंसर है सबने लगभग सही दिया है। FTO जीन इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ एपेटाइट एंड फैट accumulation. Okay, the next is a person with FTO risk variant may benefit from, किस चीज से बेनिफिट करेगा? जिसके पास FTO रिस्क वेरिएंट है उसको हमें क्या देना चाहिए? हाई सैचुरेटेड फैट देना चाहिए, हाई GI स्नैक्स देने चाहिए, या फिर पोर्शन कंट्रोल फाइबर रिच मील्स देने चाहिए, या फिर उसके डाइट में प्रोटीन अवॉइड करना चाहिए? सब सोच के आंसर दो, हाँ। ओके, और एक दो रिस्पॉन्सेस। All right, so the correct answer is C, portion control and fiber rich meal. जो लोगों ने बी आंसर दिया है वो गलत है, क्योंकि हम हाई GI स्नैक्स नहीं, लो GI स्नैक्स देते हैं जब भी हमें ब्लड शुगर कंट्रोल करना है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करना है। तो ओके, तो हाई GI स्नैक्स नहीं, अगर यहाँ पे लो GI स्नैक्स होता तो वो करेक्ट आंसर होता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, पोर्शन कंट्रोल एंड फाइबर रिच मील्स। ओके, the next question is, which gene regulates insulin sensitivity and fat storage? कौन सा जीन है बॉडी में जो कि फैट स्टोरेज और इंसुलिन सेंसिटिविटी को रेगुलेट करता है? BCO1, PPARG, MTHFR या फिर CYP1A2? All right. ओके, यस, इसका आंसर होगा बी, PPARG जीन, दैट इज एसोसिएटेड विद इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड फैट स्टोरेज। तो अगर ये जीन इंसुलिन सेंसिटिविटी और फैट स्टोरेज से एसोसिएटेड है तो इसके अगर इसका वेरिएंट है तो उससे क्या होगा? एपेटाइट इंक्रीज हो जाएगी, या फिर हायर विटामिन ए लेवल्स आ जाएंगे बॉडी में, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, या फिर मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कर दो सब। ओके,
किसी का आंसर आया है सी, किसी का आंसर आया है डी, किसी का आंसर आया है बी। क्यों कंफ्यूजन आ रहा है क्वेश्चन में? पीपीआर जीन का फंक्शन क्या होता है? अभी इसके पहले वाले उस पे हमने देखा कि ये किस चीज से एसोसिएटेड होता है। पीपीएआरजी जीन इज एसोसिएटेड विद इंसुलिन सेंसिटिविटी, तो वो बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है एंड फैट स्टोरेज को कम करता है। ठीक है। सो अगर इसके जीन में वेरिएशन है, वेरिएंट है, तो क्या होगा? बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है। Then next is to support someone with PPARG SNP, मतलब PPARG में अगर किसी के म्यूटेशन है तो उसको क्या रेकमेंड करना चाहिए? ट्रांस फैट और शुगरी ड्रिंक्स, या फिर मेडिटेरेनियन डाइट विच इज रिच इन ओमेगा 3, या फिर अ जीरो फैट डाइट, या फिर हाई जीआई फूड्स, क्या रेकमेंड करना चाहिए? ओके, यस करेक्ट। सो सबने सही आंसर दिया है, अ डाइट विच इज रिच इन ओमेगा 3, मेडिटेरेनियन डाइट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एडिपोक जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग विच हार्मोन? ये जो जीन होता है ये कौन सा हार्मोन बनाता है? इंसुलिन, कॉर्टिसोल, एडिपोनेक्टिन, या फिर ग्लूकागॉन? ओके, और फटाफट आंसर कर दो सब। राइट, सो बेसिकली एडिपोक जीन जो है वो एडिपोनेक्टिन हार्मोन बनाता है। ठीक है। सो नाउ सिंस एडिपोनेक्टिन हार्मोन ये बनाता है, तो रिड्यूस्ड एडिपोनेक्टिन लेवल्स आर लिंक्ड टू व्हाट? इम्प्रूव्ड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, या फिर डिक्रीज्ड फैट स्टोरेज, या फिर हायर रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, या फिर एनहांस्ड सैटिस्फैक्शन। एडिपोनेक्टिन जीन्स अगर कम है, एडिपोनेक्टिन लेवल्स अगर बॉडी में कम है, तो उससे क्या होगा? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, या फिर फैट स्टोरेज कम हो जाएगा, या फिर मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम का रिस्क बढ़ जाएगा? करेक्ट, इसका आंसर है सी, हायर रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक है। देन व्हाट डाइट स्ट्रैटेजी बूस्ट्स एडिपोनेक्टिन प्रोडक्शन? डाइट में अगर हम क्या चेंज करेंगे तो उससे एडिपोनेक्टिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा? फैट अवॉइड करने से, या फिर फ्रक्टोज, हाई फ्रक्टोज फूड्स ऐड करने से, या फिर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से, या फिर ज्यादा टाइम तक फास्टिंग करने से? किससे सबसे ज्यादा आपका एडिपोनेक्टिन प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ेगा? मैम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। करेक्ट। सब अपना आंसर चैट बॉक्स पे पुट करो, कोई भी आंसर बताएगा नहीं। ठीक है। सॉरी सॉरी। यस, सो करेक्ट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करोगे तो उससे बॉडी में एडिपोनेक्टिन का प्रोडक्शन इंप्रूव होता है। ठीक है। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ BCO1 जीन? दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। BCO1 जीन क्या करता है? ग्लूटेन ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, या फिर बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट करता है, या फिर इट रेगुलेट्स द सेरोटोनिन लेवल्स ऑफ द बॉडी, या फिर इट मेटाबोलाइजेस कैफीन? व्हाट डज इट डू? Okay, a few more responses. करेक्ट, सो BCO1 जीन जो है वो बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट करता है। देन अगर ये विटामिन ए में कन्वर्ट करता है, तो जिसके पास अगर BCO1 का वेरिएशन है एंड दे हैव अ लो फंक्शन BCO1 वेरिएंट, सो व्हाट शुड दे डू? दे शुड ईट ओनली रॉ वेजिटेबल्स, या फिर रिलाई ऑन प्लांट बीटा कैरोटीन, या फिर सप्लीमेंट विद परफॉर्म्ड विटामिन ए, या फिर अवॉइड विटामिन ए? कैसे उनकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी पूरी होगी? करेक्ट, सो बेसिकली जिनके पास BCO1 का वेरिएंट होता है, दे शुड सप्लीमेंट विद परफॉर्म्ड विटामिन ए।
The next question, which gene variant are involved in carbohydrate metabolism and insulin sensitivity? कौन सा जीन है जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के साथ साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी को इफेक्ट करता है? सो FTO एंड PPARG या फिर MTHFR एंड BCO1 या फिर ADPOQ एंड BCO1 या फिर CYP A1 A2 एंड CONT. करेक्ट. सो FTO जीन एंड PPARG जीन मिलके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन सेंसिटिविटी को रेगुलेट करते हैं. ठीक है. Then next question, for a person with FTO and PPARG risk alleles, what kind of carbs are best? अब ये दो जीन्स जो हैं वो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन सेंसिटिविटी को रेगुलेट करते हैं. ठीक है. तो अगर किसी के पास ये जीन्स में म्यूटेशन है तो इसको क्या डाइट देनी चाहिए? हाई GI सिंपल कार्ब्स देने चाहिए उनको, या फिर फाइबर रिच कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देने चाहिए, या फिर डाइट में कार्ब्स ही नहीं देने चाहिए, या फिर शुगरी फ्रूट्स देने चाहिए? दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन. Okay, I would request you to put a few more responses. करेक्ट. सो बेसिकली जिनको इस जीन का वेरिएंट है जिनकी बॉडी में, उनको फाइबर रिच कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने चाहिए. ठीक है. देन द कॉम्बिनेशन ऑफ MTHFR TT एंड FTO AA प्लस PPARG वेरिएंट सजेस्ट्स अ नीड फॉर, जिनके पास ये तीनों का वेरिएंट है उनको क्या देना चाहिए? हाई डोजेस ऑफ सिंथेटिक फॉलिक एसिड, या फिर प्रोसेस्ड कैलोरी डेंस फूड, या फिर लो GI हाई फाइबर मील्स विथ मिथाइलेटेड न्यूट्रिएंट्स, या फिर हाई शुगर डिटॉक्स स्मूदीज. करेक्ट करेक्ट परफेक्ट. सो जिनके पास ये तीनों जीन का वेरिएंट होता है उसको हम लो GI हाई फाइबर मील्स विथ मिथाइलेटेड न्यूट्रिएंट्स देंगे. ठीक है. देन विच फैट टाइप शुड बी एम्फसाइज्ड फॉर दोज विथ PPARG एंड एडिपोक्यू वेरिएंट्स? जिनके पास ये दो जीन्स में वेरिएशन है उनको कौन से टाइप का फैट देंगे? ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, omega-3 एंड मोनोअनसैचुरेटेड फैट, या फिर हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स? करेक्ट करेक्ट. सो जिनके पास ये जीन में वेरिएशन है उनको हम देंगे omega-3 एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट. नाउ व्हाट इज द की टेक अवे अबाउट SNPs इन न्यूट्रिशन? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म से न्यूट्रिशन में क्या फर्क पड़ता है? दे कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइफस्टाइल, दे कॉज डिजीज डायरेक्टली. Personalized nutrition based on SNP can improve health outcomes, या फिर everyone should avoid all carbs and fats? करेक्ट. सो इसका आंसर सबने सही दिया है. रिमूव पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन SNPs can improve health outcomes. Okay. So we are done with this assignment. We will start today's class. And then at the end of the class, हम queries कर लेंगे because it's already 11:30. So let's start the new class. And then जो भी doubts हैं वो या तो इस class के end में कर लेंगे या तो फिर next doubt class में एक बार पिछले सारे जो modules हैं उनके जितने भी doubts हैं वो पहले clear कर लेंगे. Okay? All right? सबने table बनाया था comparison का for the genes. सबने रीड किया था पुराना मॉड्यूल? Okay, so now let's start with the next module, which is module 6 on nutrigenomics and chronic disease management. So इसमें हम थोड़े पुराने जो जीन्स हैं उनका पहले रिविजन करेंगे एंड उसके साथ साथ न्यू जीन्स को भी थोड़े से हम और इंक्लूड करेंगे कि कौन कौन से जीन्स हैं जो कि chronic disease management के लिए important होते हैं. Now if I tell you chronic diseases, तो chronic diseases से आपका क्या मतलब है?
कौन से Chronic डिजीजेस की बात disease हो? मतलब जो लाइफ टाइम रहते ही है साथ में, करेक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल डायबिटीज एंड और ये अपना अगर कोई भी मतलब अस्थमा जैसे हो. okay. So basically when we talk about major chronic diseases, कौन से diseases आते हैं उसमें? और भी कोई मुझे बताएगा कि अगर मैं chronic diseases की बात करूँ, so what do you understand by that and what are the diseases that come into your mind? कि कौन से diseases हो सकते हैं सीवियर chronic? कैंसर हो तो and ऑलराइट, सो बेसिकली सी क्रॉनिक डिजीजेस वो होते हैं जो कि सबसे पहले तो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मतलब आपकी बॉडी में वंस यू गेट दोज डिजीजेस दे आर यूजुअली लाइफ लॉन्ग एंड यू हैव टू मेंटेन प्रिकॉशंस थ्रू आउट योर लाइफ टू मेंटेन देम एंड मैनेज देम. एंड सेकेंडली वो आपकी लाइफ में ग्रेजुअली डेवलप होते हैं एंड इट ग्रोज ऑन योर बॉडी. सो अगर हम सबसे ज़्यादा क्रॉनिक डिजीजेस की बात करें, लाइक the disease that is affecting most of the Indians, तो उसमें आता है सबसे पहले metabolic disorders जैसे कि diabetes है, PCOS है, thyroid diseases हैं and other hormonal disorders. Those are the first metabolic disorders, and cardiovascular diseases and cancer. These are the major chronic diseases which are present currently. ठीक है, जिसकी वजह से ज्यादा हम डेथ रेट देख रहे हैं इंडिया में भी एंड वर्ल्ड वाइड भी. ठीक है, and these are the diseases which can be easily managed through your lifestyle. Okay, so अगर chronic disease का रेट बढ़ रहा है तो that means कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल में एंड आपके डाइट में वो लैक है. ठीक है, because now we know that we can control all the diseases via our diet and lifestyle changes. Like we can manage and maintain and reduce the complications of the diseases, and if it is in an early stage we can even reverse the disease as well. Okay, so let's see what are the chronic diseases that we will be covering today. Okay, सो नाउ अगर हम क्रॉनिक डिजीज की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि क्रॉनिक डिजीजेस क्या होते हैं. नाउ व्हाट अफेक्ट्स, व्हाट इन्फ्लुएंसेस कि क्रॉनिक डिजीज कैसे होता है. ठीक है, तो अगर क्रॉनिक डिजीजेस कैसे होता है तो सबसे पहले तो हमने देखा कि SNPs दे प्ले अ मेजर रोल. कि अगर आपके पास जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है, उसका मतलब अगर आपको पेरेंट्स के थ्रू वो जीन्स पास ऑन हुए हैं तो आपको वो पर्टिकुलर डिजीज होने का रिस्क 10 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, दैट इज देयर. नाउ सेकेंडली डाइट एंड लाइफस्टाइल. नाउ अगर आपके पास उस पर्टिकुलर डिजीज का जीन नहीं है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल पर्सन ए ही हैज द genes for diabetes. ठीक है, but person B he does not have those high risk genes. but अगर आपके पास अगर वो जीन्स नहीं है, स्टिल आपने अगर अपनी डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखा, इन फॉर एग्जांपल आपने अपने डाइट में कभी कंट्रोल नहीं किया, लाइफस्टाइल पे कभी फोकस ही नहीं किया, बिकॉज यू थिंक दैट यू डू नॉट हैव दोज जीन्स, सो यू डू नॉट वांट टू मेंटेन योर लाइफस्टाइल. ओके, एंड यू डू नॉट कंट्रोल योर स्ट्रेस, यू डू नॉट मैनेज योर स्ट्रेस एज वेल, योर स्लीप साइकिल इज नॉट गुड, यू हैव अनहेल्दी हैबिट्स लाइक यू आर टेकिंग अल्कोहल, यू आर स्मोकिंग. तो वो सारी चीजें भी आपकी बॉडी में क्रॉनिक डिजीजेस को डेवलप करती है. ठीक है, सो जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज, दैट डज नॉट मीन दैट यू डू नॉट हैव टू मेंटेन प्रिकॉशंस. राइट, कि आपको रिस्क कम होगा, बट आपका लाइफस्टाइल जो है वो ही आपके जीन्स को इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है, सो इवन इफ यू डू नॉट हैव द chronic diseases का genes, but you have other genes which are affected via epigenetic modifications. ठीक है, अगर आपका डाइट प्रॉपर नहीं है, अगर आपका लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, तो आपकी बॉडी में एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस होंगे. ठीक है, एंड एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस की वजह से आपके DNA मिथाइलेशन एंड हिस्टोन में चेंजेस आएंगे. ठीक है, तो इसकी वजह से काफी सारे जीन्स आपके स्विच ऑन या स्विच ऑफ हो सकते हैं, एंड विच कैन लीड टू सेवरल chronic diseases. And every chronic disease eventually starts from either obesity or inflammation in your body.
ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी में ओबेसिटी है या फिर किसी तरह का इन्फ्लेमेशन है, जो कि ज्यादातर आपके डाइट से ही इन्फ्लुएंस होता है कि आप खाना कैसा खा रहे हैं, आप अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एंड आपकी बॉडी में स्ट्रेस कितना है, ठीक है। दीज आर द मेजर फैक्टर्स विच डिटरमाइन योर जेनेटिक modification and genetic appearance as well, ठीक है। So these are the factors which influence your chronic diseases in the body, ठीक है। So now we will study genes, genetic influence on we will study the genes which influence obesity, insulin sensitivity and metabolism. इनमें से कुछ जीन्स हमने पहले पढ़े ही हैं। तो जो 3 जीन्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में ओबेसिटी, इंसुलिन सेंसिटिविटी और मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, तो उसमें आता है सबसे पहले फैट मास एंड ओबेसिटी एसोसिएटेड जीन, एफटीओ जीन, जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि आपके एपेटाइट को रेगुलेट करता है, आपके बॉडी में कितना फैट स्टोर हो रहा है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो दैट इज देयर। एंड देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट जीन की बात करें तो नेक्स्ट जीन में आता है PPARG। PPARG का फुल फॉर्म है पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा। PPARG का भी फंक्शन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इट affects insulin sensitivity and fat storage in the body. Okay, just give me 1 second. Huh? यस, सो हमने पढ़ा था कि एफटीओ जीन क्या करता है। कोई मुझे बताएगा एफटीओ जीन क्या करता है? मैंने अभी वापस से रिपीट किया। एफटीओ जीन्स अगर प्रेजेंट हुआ तो ओबेसिटी बढ़ जाती है। ओबेसिटी बढ़ जाती है, कैसे बढ़ जाती है? बिकॉज इट रेगुलेट्स योर एनर्जी इनटेक एंड एपेटाइट, मतलब आपके एपेटाइट को एफटीओ जीन जो है वो कंट्रोल करता है। तो अगर इस जीन में म्यूटेशन है तो उससे क्या होता है कि आपकी हंगर बढ़ जाती है, मतलब भूख बढ़ जाती है, एंड आप अगर कम खाते हैं तो उससे आपका पेट नहीं भरता, ठीक है। जब आपका पेट नहीं भरता, आपको वो फुलनेस वाली सेंसेशन नहीं आती, तो उससे क्या होता है कि आप ज्यादा खाना खाने लगते हैं, एंड अगर ज्यादा खाने लगते हैं तो उससे क्या होता है कि बॉडी में जो कैलोरीज एक्स्ट्रा इनटेक आप कर रहे हैं दैट इज स्टोर्ड एज फैट, ठीक है, एंड दैट लीड्स टू ओबेसिटी। ओबेसिटी ज्यादा हो जाती है एंड देन मोटापा ज्यादा हो जाता है, उसके साथ साथ बॉडी में स्ट्रेस भी बढ़ता जाता है, ठीक है। एंड उससे स्नैकिंग बिहेवियर, मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाना, वो वाला बिहेवियर जो है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। तो अब उसको मैनेज कैसे कर सकते हो आप कि अगर आपके एफटीओ जीन में वेरिएशन है, ठीक है, ज्यादा आपको भूख लग रही है, ज्यादा एनर्जी इनटेक, एनर्जी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, सो यू कैन कंट्रोल दैट बाय टेकिंग हाई फाइबर फूड्स, यानी कि सैलेड ज्यादा ले सकते हैं, होल ग्रेन फूड्स, ब्राउन राइस है, ये सारे फूड्स आप डाइट में और इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके साथ साथ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले मील्स, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड होते हैं जो कि आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाते, उसमें सिंपल कार्ब नहीं होता है, तो वो इजीली फैट में स्टोर नहीं होता है बॉडी में जाकर, ठीक है। देन उसके साथ साथ क्योंकि एफटीओ जीन में म्यूटेशन है और पता है कि उससे जो आपका भूख है वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको ज्यादा एनर्जी इनटेक करने की रिक्वायरमेंट फील हो रही है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, हर एक मील में प्रोटीन को ऐड करोगे, ठीक है। बिकॉज जब भी आप प्रोटीन खाते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक बाउल स्प्राउट्स का खाया मॉर्निंग में, ठीक है, तो वो आपको ज्यादा समय तक आपके बॉडी को फुल रखेगा एंड उससे आपको भूख ज्यादा नहीं लगेगी ज्यादा देर के लिए, एंड आपकी बॉडी को जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी है उतनी होगी, एंड एकदम से आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, ठीक है। एकदम से अगर वो चीज डाइजेस्ट नहीं होगी, जब भी आप प्रोटीन लेते हैं तो बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो जितना टाइम उसको डाइजेस्ट होने में लगेगा उतनी देर आपको भूख नहीं लगेगी। बट अगर आप प्रोटीन की जगह कोई हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड ले रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 चम्मच शक्कर खाया तो उससे आपको फिर 5 मिनट के बाद भूख लगेगी, लेकिन अगर आपने एक बाउल स्प्राउट्स खाया उससे आपको काफी समय तक भूख नहीं लगेगी,
ठीक है। सो दैट इज वाई हर एक मील में प्रोटीन ऐड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर FTO जीन में म्यूटेशन है तो, ठीक है। ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये मॉड्यूल में तो मेंशन है ही, बट आप कहीं पे अपने नोट डाउन भी करते जाओ नोटबुक पे या कहीं पे, ताकि आपको आगे वो एज आपके सेल्फ नोट्स की तरह आपके पास रहे, ठीक है। बिकॉज मैंने ये PPT में मेंशन नहीं किया बिकॉज लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस कर लिया था। ओके, ऑल राइट। हेलो हेलो, यस मैम, यस मैम। तो कहीं पे आप लोग नोट डाउन करके रखो, ठीक है। एंड इफ यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग जस्ट लेट मी नो, आई विल रिपीट इट एज वेल, ठीक है। देन FTO जीन में अगर म्यूटेशन है, ठीक है, तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि अगर आपको भूख ज्यादा लग रही है तो आपको क्या करना है, खाने में ज्यादा सैलेड इंक्लूड करना है, ज्यादा प्रोटीन इंक्लूड करना है, ठीक है। बट FTO जीन में म्यूटेशन की वजह से फैट स्टोरेज भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि आपने खा लिया ज्यादा, आपको ज्यादा भूख लग रही है तो फैट बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है। उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट आर 3 थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड अगर आपके FTO जीन में म्यूटेशन है तो? फर्स्ट इज दैट कि डाइट में फाइबर प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। सेकंड इज दैट कि डाइट में हर एक मील में प्रोटीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने दिन में एक बार 2 एग्स खा लिए, 4 एग्स खा लिए तो दैट इज इनफ। नो, इन एवरी मील, हर एक मील में, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, हर एक मील में आपको एक सोर्स प्रोटीन का रखना ही है, ठीक है। देन थर्ड इज जो ओबेसिटी बॉडी में आई है बिकॉज ऑफ द वेरिएशन, you need to reduce that fat with regular physical activity. Okay, all right. Now FTO gene is clear with everybody? Hello. यस मैम। ओके, सो नाउ नेक्स्ट जीन जो कि बॉडी में ओबेसिटी या इंसुलिन सेंसिटिविटी और मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। फर्स्ट हमने FTO जीन का देख लिया कि वो कैसे अफेक्ट करता है आपके एपेटाइट को रेगुलेट। Now next is PPARG, which is peroxisome proliferator activated receptor gamma, ठीक है। ये जीन क्या करता है, आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज को अफेक्ट करता है एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो अगर इंसुलिन सेंसिटिविटी बॉडी में बढ़ रही है तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी है, प्लीज आप सब म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो, यस मैम। यस। सो अगर PPARG जो जीन है दैट रेगुलेट्स लिपिड स्टोरेज, मतलब फैट स्टोरेज जो बॉडी में हो रहा है उसको रेगुलेट करता है। कितना फैट बॉडी में स्टोर होना चाहिए वो ये डिसाइड करता है, ठीक है। देन उसके साथ साथ बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है। नाउ व्हाई इज इंसुलिन सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट इन योर बॉडी? क्योंकि जितना इंसुलिन सेंसिटिविटी ज्यादा रहेगा आपके जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को पहचान पाएंगे उतने इजिली, एंड जितना इजिली आपके सेल्स इंसुलिन को पहचान पाते हैं उतना ही इजिली ग्लूकोज को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। बिकॉज इंसुलिन एंड ग्लूकोज गोज हैंड इन हैंड। अगर आपके जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को पहचान नहीं पाएंगे, अगर इंसुलिन को पहचान नहीं पाएंगे तो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं आएगा, एंड जब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं आएगा तो वो कहाँ रह जाएगा, ब्लड में, ठीक है। एंड अगर ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज है तो व्हाट दैट मीन्स, आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो रहा है, ठीक है। एंड जितना हाई आपका ब्लड शुगर लेवल होता रहेगा ना उतना ही ज्यादा बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस और फिर बढ़ता जाएगा, ठीक है। एंड दैट लीड्स टू डायबिटीज एज वेल एंड देन ओबेसिटी एंड ऑल द अदर मेटाबॉलिक डिजीजेस, ठीक है। सो इसका काम क्या होता है, आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज को डिफाइन करना एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाना, ठीक है। ना अगर इसमें वेरिएशन है तो क्या होगा, आपका जो फैट के सेल्स हैं, ठीक है, उसको वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि गुड फैट में स्टोर करना है या बैड फैट स्टोर करना है, वो सारे फैट को स्टोर करता जाएगा, ठीक है। एंड उसके साथ साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बॉडी में कम हो जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो उसका आउटकम क्या होगा कि बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगा एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब PPARG जीन में अगर वेरिएशन है तो
तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो? सबसे पहले तो ऐसा डाइट लेके विच इज रिच इन ओमेगा 3, अ मेडिटेरेनियन डाइट, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में भी। जैसे अगर हम ओमेगा 3 रिच फूड्स की बात करें तो उसमें आता है चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, देन फैटी फिश जैसे सैल्मन है, ठीक है, ये फूड्स आते हैं, ठीक है। देन डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए, पूरा जीरो नहीं करना आपको कार्बोहाइड्रेट, बट कार्बोहाइड्रेट कम करके आपको उसमें फाइबर वाले कार्ब्स को ज्यादा इंक्लूड करना है, ठीक है, जैसे कि होल ग्रेन्स है, देन वेजिटेबल्स है, सैलेड्स है, इसका इनटेक आपको ज्यादा करना है, ओके। नाउ एंड उसके साथ साथ जैसा कि मैंने बोला, क्योंकि फैट स्टोरेज ज्यादा बढ़ जाएगा इसकी वजह से, तो आपको अपना बैड फैट जो है वो कम करने के लिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये जीन क्लियर हो गया? मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड जीन जो हमारी बॉडी में ओबेसिटी इंसुलिन सेंसिटिविटी को रेगुलेट करता है, दैट इज एडिपोक्यू विच इज एडिपोनेक्टिन जीन। ये क्या करता है? एडिपोनेक्टिन को प्रोड्यूस करता है बॉडी में। अब एडिपोनेक्टिन का काम क्या होता है? बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाना एंड साथ साथ जो फैट है उसको ब्रेक डाउन करना, ठीक है। सो अगर एडिपोनेक्टिन जो जीन है उसमें अगर म्यूटेशन है तो उससे एडिपोनेक्टिन कम बनेगा, एंड अगर एडिपोनेक्टिन कम बनेगा तो बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाएगी एंड फैटी एसिड का ब्रेक डाउन, मतलब जो फैट का ब्रेक डाउन है वो कम होगा। तो उससे क्या हो जाएगा? ओबेसिटी बढ़ जाएगी बॉडी में, एंड क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उससे डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। सो इसको आप कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले तो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है वो सबसे ज्यादा बॉडी में एडिपोनेक्टिन बढ़ाता है, ठीक है। सो एडिपोनेक्टिन अगर बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एरोबिक एक्सरसाइज, ओके। एंड नेक्स्ट इज ओमेगा 3 एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, जैसे कि नट्स है, सीड्स है, फैटी फिश है, जो भी मैंने आपको बताया ना जो मेडिटेरेनियन डाइट में होता है, that is to be included in your diet to increase the adiponectin levels in your body। and उसके साथ साथ क्योंकि ये बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम कर देता है तो शुगर वाले जितने भी फूड्स हैं उसको डाइट में रिड्यूस करना है, एंड उसके साथ साथ जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, जितने भी पैकेट फूड होते हैं, बेकरी आइटम्स होते हैं, वो भी डाइट में रिड्यूस करना है, ठीक है। सो ये तीनों जीन्स आपको समझ में आ गए जो कि ओबेसिटी इंसुलिन सेंसिटिविटी से रिलेटेड है। ये तीनों जीन हमने लास्ट क्लास में भी पढ़े थे। सो आपको इसका फंक्शन समझ में आ गया दैट व्हाट इज एफटीओ जीन एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू ओबेसिटी accumulation in the body, then what is PPARG gene, how it is related to obesity and metabolic disorders, and then adiponectin gene जो है how is that related to your obesity and insulin sensitivity। समझ में आया आपको? यस मैम। परफेक्ट। तो जब नेक्स्ट डाउट क्लास होगी ना तो इसमें आप लोग ही मुझे ये सब समझाओगे, ओके? अंडरस्टूड? डाउट क्लास में आई विल नॉट स्पीक अ वर्ड, अब आप लोग ही मुझे समझाओगे, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट इज न्यूट्रिजोनॉमिक्स इन डायबिटीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। अब ओबेसिटी और इंसुलिन सेंसिटिविटी तो देखा, करेक्ट, तो उसमें से भी जीन्स जो है वो डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, करेक्ट। सो कौन से जीन्स ऐसे हैं जो बॉडी में डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? यू विल स्टडी दैट। अब उसके लिए सबसे पहले हम एक जीन के बारे में पढ़ेंगे विच इज TCF7L2 विच इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 7 लाइक 2, ठीक है। ये क्या करता है? ये आपकी बॉडी में इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाता है एंड बीटा सेल के फंक्शन को बढ़ाता है। मतलब जो पैनक्रियास एक ऑर्गन होता है बॉडी में जो कि इंसुलिन उसके अंदर बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ कहीं पर लिख लो, पैनक्रियाज में बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड उस बीटा सेल से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इंसुलिन प्रोडक्शन ये बढ़ाता है, मतलब बीटा सेल के फंक्शन को बढ़ा दिया, मतलब इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ा दिया, ठीक है। इंसुलिन प्रोड्यूस ज्यादा होता है एंड इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट भी होता है, ठीक है। सो नाउ अगर इस जीन में वेरिएशन है, ठीक है, तो अगर
इसका एक वेरिएंट होता है विच इज RS79031460T. Okay, this variant is strongly associated with type 2 diabetes. Why? Because अगर इसमें वेरिएशन है तो दैट विल लीड टू रिड्यूस्ड इंसुलिन सिक्रीशन इन द बॉडी, एंड जब बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट कम हो रहा है तो क्या आपको मैंने फंक्शन बताया था कि जितना ज्यादा सेल्स के पास इंसुलिन आता है उतना ही ज्यादा सेल्स ग्लूकोज का अपटेक कर पाते हैं. ठीक है, तो अगर बॉडी में इंसुलिन कम है तो बॉडी में जो सेल्स हैं सेल्स ग्लूकोज कम ले पाएंगे, एंड जब सेल्स ग्लूकोज कम ले पाते हैं तो ग्लूकोज कहाँ जाता है? ब्लड में. एंड ब्लड में अगर ग्लूकोज ज्यादा जाता है तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है एंड एकदम से कम भी होता है, एंड जितना ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है उससे क्या एसोसिएटेड होता है? टाइप 2 डायबिटीज. ओके, अंडरस्टूड? यस मैम. समझ में आ रहा है ना सबको? यस मैम. ठीक है. सो नाउ अगर किसी को इस जीन का म्यूटेशन है, अगर किसी के बॉडी में ये वेरिएंट प्रेजेंट है, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे? सबसे पहले तो डाइट में लो जीआई फूड्स इंक्लूड करने हैं. ठीक है, ऐसे फूड्स जो कि आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से ना बढ़ाएं. देन डाइट में फाइबर ज्यादा लेना है, मतलब कि वेजिटेबल्स है वो ज्यादा इंक्लूड करने हैं. ठीक है, दैट विल हेल्प टू स्टेबलाइज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स. ठीक है, देन उसके साथ साथ जितने भी प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे कि ब्रेड्स हैं एंड वेफर्स हैं, चॉकलेट्स हैं, वो सारी चीजें आपको अवॉइड करना है. एंड जूसेस आते हैं, स्वीट ड्रिंक्स आती हैं, वो सब कुछ आपको अवॉइड करना है. ठीक है, ताकि वो आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को ना बढ़ाए. ठीक है, देन कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके बॉडी में इंसुलिन सिक्रीशन के लिए हेल्प करते हैं. सो उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं दोज आर मैग्नीशियम एंड क्रोमियम. तो डाइट में मैग्नीशियम और क्रोमियम रिच फूड्स इंक्लूड करने हैं. वो किस में मिलते हैं आपको? नट्स में जैसे कि आमंड्स है, वॉलनट्स है, उसमें आपको मैग्नीशियम अच्छा मिलता है. ब्राजील नट्स करके आते हैं, उसमें भी आपको मैग्नीशियम अच्छा मिल जाता है. एंड देन सीड्स जैसे कि पंपकिन सीड्स है, चिया सीड्स है. ठीक है, देन सेसेमे सीड्स है, ये सब कुछ में आपको मैग्नीशियम क्रोमियम मिल जाता है. देन होल ग्रेन्स है, होल ग्रेन्स में भी आपको अच्छा क्वांटिटी में मैग्नीशियम एंड क्रोमियम मिल जाता है. ठीक है, so you should include these foods in your diet if you have a variant with with RS79031460T Ali. ठीक है, अगर ये आपके बॉडी में प्रेजेंट है तो. ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको that how these genes affect insulin secretion and what is it associated with? मी 2 वाजता फोन करतो तुम्हाला. आम्ही 2 वाजता फोन करतो क्लासमध्ये. समझ में आया ना आपको? यस मैम. Yes, ma'am. So now moving forward to the next gene. Next gene जो है that is SLC30A8 which is a zinc transporter gene. Zinc transporter gene का क्या मतलब है कि ये क्या करता है? जिंक को ट्रांसपोर्ट करता है इनटू इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स. ठीक है, मतलब जो कि बीटा सेल्स है ना जिसमें से इंसुलिन सिक्रीट होता है उनके पास तक ये जिंक पहुंचाता है. ठीक है, तो अगर इसमें वेरिएशन आता है तो क्या होगा? बीटा सेल्स तक जिंक नहीं पहुंचेगा एंड जो कि इंसुलिन सिक्रीशन होता है ना जिन सेल्स में बिकॉज ऑफ जिंक, तो वो इंसुलिन सिक्रीट नहीं होगा, मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा. ठीक है, सो इट्स वेरिएंट डिक्रीजेस जिंक डिपेंडेंट इंसुलिन रिलीज. इंसुलिन बॉडी में कम रिलीज होगा, कम सिक्रीट होगा, कम रिलीज होगा. ठीक है, तो इंसुलिन अगर कम हो गया तो फिर जो कि मैंने आपको बताया अगर इंसुलिन कम है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा. सो इट वर्क्स इन दैट मैनर. तो अगर किसी को ये जीन में वेरिएशन है तो उसमें क्या करना चाहिए? जिंक रिच फूड्स लेंगे. करेक्ट, तो जिंक आपको किससे मिलता है? सीड से, नट से. ठीक है,
नट्स एंड सीड्स से आपको जिंक अच्छे अमाउंट में मिलता है। देन लेंटिल्स, लेंटिल मतलब दाल, जितनी भी प्रकार की दाल होता है, जितनी भी प्रकार की दाल है उसमें आपको जिंक काफी अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है, ठीक है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। देन उसके साथ साथ सी फूड, जितने भी टाइप के सी फूड होते हैं ना उसमें भी आपको जिंक अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, ओके। सो अगर आपके इस जीन में म्यूटेशन है तो ये नीड टू इंश्योर डाइटरी जिंक इनटेक थ्रू सीड्स, लेंटिल्स एंड सी फूड, ठीक है। एंड अगर आपकी बॉडी में जिंक काफी ज्यादा कम है तो आपको फिर सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब जिंक की डेफिशिएंसी आ जाती है बॉडी में तो वो प्रॉपरली, अगर आप डाइट से ले रहे हो ना तो वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो उस सिचुएशन में आपको जिंक के सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं ताकि आपकी बॉडी में जो कि बीटा सेल से इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो बढ़े। इसीलिए यूजुअली जितने भी डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं ना उनको जिंक के सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं ताकि उनके बीटा सेल से इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस हो, ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay, then talking about the third gene, that is MTHFR. MTHFR का फुल फॉर्म होता है मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। अब मिथाइलिन जीन कैसे आपकी बॉडी में इंसुलिन को कैसे आपकी बॉडी में डायबिटीज को अफेक्ट करता है ना, जो MTHFR जीन है वो क्या करता है, बॉडी में मिथाइलेशन करता है। हमने डिस्कस किया था कि ये जो होमोसिस्टीन है जो कि टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी में उसको मीथेनाइन में कन्वर्ट करता है, फोलेट साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर इसमें वेरिएशन आता है तो क्या होता है, MTHFR एंजाइम का फंक्शन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसका फंक्शन रिड्यूस हो गया तो क्या होगा, इट इनडायरेक्टली अफेक्ट्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। कैसे, क्योंकि बॉडी में होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाता है ना। होमोसिस्टीन इज अ टाइप ऑफ टॉक्सिन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है ये बॉडी में, ठीक है। तो ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है ना। अगर बॉडी में ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, अगर बॉडी में ज्यादा टॉक्सिन्स प्रेजेंट है, ज्यादा इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है, ज्यादा फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, बॉडी में जो ग्लूकोज है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होने देगा, ठीक है। बॉडी में जो ग्लूकोज है उसका अपटेक नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो ये इनडायरेक्टली इंसुलिन प्रोडक्शन पे, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करता है, ठीक है। नाउ अगर किसी को MTHFR जीन में वेरिएंट है, म्यूटेशन है, तो उसको क्या करना चाहिए, मिथाइलेटेड फोलेट लेना चाहिए, जैसे MHT5 MTHF, ठीक है, जैसे B6 है, B12 है, ये सारे मिथाइलेटेड न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। देन उसके साथ साथ अल्कोहल भी अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज अल्कोहल अगर आप लोगे, ठीक है, तो वो आपकी बॉडी में और जो मेटाबॉलिज्म है, जो मिथाइलेशन का प्रोसेस है ना, उसको अफेक्ट करता है। देन उसके साथ साथ ना अगर आपकी बॉडी में इसका डेफिशिएंसी है, ठीक है, सो आपको क्या लगेगा कि आपको फॉलिक एसिड और लेना चाहिए ताकि उससे आपका जो बॉडी में MTHFR एंजाइम है वो सही से काम करने लगे। ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि अगर आपने ज्यादा फॉलिक एसिड लिया तो वो तो कन्वर्ट नहीं हो रहा ना एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। जो ये एंजाइम है वो क्या करता है, फॉलिक एसिड को उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो क्योंकि इस एंजाइम में ही प्रॉब्लम है तो आपका फॉलिक एसिड कन्वर्ट ही नहीं होगा, इसलिए बहुत ज्यादा फॉलिक एसिड का भी इनटेक नहीं करना चाहिए, ठीक है, अंडरस्टूड? समझ में आई आपको ये चीज? यस मैम। So these were the three genes which is associated with diabetes prevention and management. Okay? समझ में आया ना आपको? यस मैम। Now next we will study the genes associated with cardiovascular health. ठीक है, कि आपके हार्ट हेल्थ के लिए कौन से जीन्स जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो अभी तक का आपको समझ में आया, राइट? सो अभी नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड हमने सबसे पहले अगर हम इस पे डिस्कस करें तो आता है ApoE जीन। इसका फुल फॉर्म क्या है, एपोलाइपोप्रोटीन E। इसका काम क्या है ये मैं बताती हूँ।
तो जो ये एपोलाइपोप्रोटीन ई होता है ना, वो बॉडी में आपके कोलेस्ट्रॉल को और लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब रेगुलेट करता है, ठीक है, कि बॉडी में कितना जो भी कोलेस्ट्रॉल है उसको एक जगह नहीं रहने देता, एंड उसको ट्रांसपोर्ट करता है ताकि वो फैट जो है वो ब्रेक डाउन हो सके, एंड जो एक्स्ट्रा फैट है वो बॉडी में स्टोर हो सके, ठीक है ना। अगर इसमें वेरिएशन होता है, ठीक है, इसमें वेरिएशन भी जरूरी नहीं है कि जो वेरिएशन है वो हार्मफुल ही हो। इसमें 3 टाइप के वेरिएशन होते हैं, अगर तो उसमें से जो 2 हैं वो न्यूट्रल होता है, बट एक जो वेरिएंट है दैट इज ऑफ हाई रिस्क विच इज E4। इसका E4 वेरिएंट जो होता है वो क्या करता है, आपकी बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल। बॉडी में 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल होता है, ये आप नोट डाउन कर लो। एक होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल विच इज द गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, एंड वन इज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल विच इज द बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, एंड ऐसे जो ये आपकी आर्टरीज है ना, आर्टरीज में ये ऐसे एज फैट स्टोर हो जाता है ना। जब ये स्टोर होने लगता है तो उससे आपका जो मैम HDL मतलब वही ना, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यस, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एंड एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, ओके। सो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो वो अनहेल्दी क्यों होता है, क्योंकि वो आपके आर्टरीज में जाके ऐसे जम जाता है। अब ऐसे जाके अगर वो जम गया तो क्या होता है, आर्टरीज में से ब्लड फ्लो कम हो जाता है ना। अगर ब्लड फ्लो कम हो गया तो आपके सेल्स को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, आपके सेल्स को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन किसके थ्रू मिलता है, ब्लड के थ्रू मिलता है, राइट। तो ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन कैरी करते हैं थ्रू आउट द बॉडी फॉर ऑल द सेल्स, करेक्ट। सो अगर आपकी बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है तो वो ऐसे स्टैक फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड उससे आर्टरीज के थ्रू ब्लड फ्लो का लेवल भी कम हो जाएगा। एंड जब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लिपिड्स बढ़ जाते हैं, तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ जाता है, एंड इन्फ्लेमेशन और ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन जब ज्यादा हो जाता है तो इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ओके, अंडरस्टूड। यस मैम, यस मैम, समझ में आई ना ये चीज? यस मैम। हाँ, ओके। सो अब अगर पता है कि एफओई जीन में आपको वेरिएंट है तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। नाउ क्योंकि एफओई जीन में वेरिएंट ऑलरेडी है तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बॉडी में बढ़ जाएगा, करेक्ट। नाउ कोलेस्ट्रॉल का लेवल और किस चीज से बढ़ता है, थ्रू डाइट। अगर हम डाइट में बात करें तो क्या लेने से आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोई बताएगा? जंक फूड्स। करेक्ट, बट जंक फूड से क्यों बढ़ता है? अगर हम जंक फूड की स्पेसिफिकली बात करें तो जंक फूड में ऐसा क्या होता है जो कि उसमें ऑयली फूड, एक मिनट आवाज नको है मला, ऑयली फूड्स होते हैं मैम। फिर मैदा जिसमें वो ग्लूटामाइन जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं ना, उससे बढ़ Correct. जाता है। तो उसमें एक स्पेसिफिक चीज होती है जिसकी वजह से आपका जो बॉडी में है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, दैट इज सैचुरेटेड फैट, ठीक है, सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। तो वो जो है वो आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, एंड ऐसे जो आपके आर्टरीज है उसको क्लॉग कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जितना भी सैचुरेटेड फैट है, ठीक है, तेल है, घी है और बाहर का फ्राइड फूड्स है, वो सब कुछ अवॉइड करना है, एंड उसकी जगह उसको रिप्लेस करना है मूफा एंड पूफा से, ठीक है। मूफा इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पूफा इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नाउ जब भी आप कोई ऑयल खरीदते हो ना तो आप ऑयल के पीछे उसके इंग्रेडिएंट्स जो लिस्ट होते हैं ना उसमें पढ़ना कि उसका म्यूफा और प्यूफा का कॉम्पोजिशन कैसा है। जिस ऑयल में ज्यादा मुफा एंड प्यूफा होता है वो ऑयल ही आपके बॉडी के लिए ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। वो ही मैम मैफा एंड फूफा का लॉन्ग फॉर्म फिर से बताइए, नोट डाउन कर लो। हाँ, म्यूफा इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड।
किया राइट डाउन? किया नोट डाउन? मोपा हो गया मैम, फूफा का। Okay. And PUFA is polyunsaturated fatty acid. Okay. So म्यूफा और प्यूफा जिसमें ज्यादा होता है, प्यूफा और म्यूफा का कंटेंट आप जब भी कोई ऑयल खरीदते हो ना, तो उसके पीछे आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। सो वो आप एसेस करके वैसा फैट चूज करो, वैसा ऑयल चूज करो, एंड उसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट का इनटेक बढ़ाओ डाइट में। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हो ना, वो ये जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको कट करने में हेल्प करता है, उतना ही ज्यादा इन्फ्लेमेशन बॉडी में कम करता है। तो अगर हम एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स की बात करें, तो उसमें आते हैं ऑल टाइप्स ऑफ बेरीज, जैसे कि ग्रेप्स है, स्ट्रॉबेरीज है, ब्लैकबेरीज है, ये सब ब्लूबेरीज है, ये सारी चीजें आती है जो कि आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। देन अगर हम स्पाइसेस की बात करें, तो टर्मरिक है, गार्लिक है, ये काफी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। एंड उसके साथ साथ ग्रीन टी। नाउ ग्रीन टी भी सिर्फ पैकेट वाला नहीं, द ग्रीन टी लीव्स जो आते हैं ना प्योर वाले, दोज आर द बेस्ट, ठीक है। उसकी जगह आप घर पे हर्बल टीज भी बना सकते हो विद ऑल द स्पाइसेस, उससे भी आपका जो बॉडी में है वो एंटीऑक्सीडेंट के लेवल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ और क्या इंपॉर्टेंट है? फाइबर रिच फूड्स। फाइबर रिच फूड्स जो होते हैं ना, वो भी आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन काफी ज्यादा कम करते हैं, एंड इन्फ्लेमेशन अगर कम होता है तो वो फिर इवेंचुअली आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट यू कैन कीप इन माइंड? फर्स्ट इज सैचुरेटेड फैट्स को रिप्लेस करना है अनसैचुरेटेड फैट से, ठीक है। सेकेंड, एंटीऑक्सीडेंट फूड का इंटेक बढ़ाना है, जैसे कि ग्रीन टी है, टर्मरिक है, गार्लिक है, ये सारी चीजें। देन फाइबर रिच होल फूड्स डाइट में ज्यादा इंक्लूड करने हैं। ओके, अंडरस्टूड? मैम आपने जो मोपा और फूफा का बताया, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये जब ऑयल के पाउच के पीछे देखने के लिए आपने उसका जो डिटेल्स बोला, तो वो कम से कम मात्रा में चाहिए ना? नहीं, ये मिनिमम ज्यादा चाहिए, होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए। ओके ओके, हाँ यही मुझे कंफ्यूज था। हाँ। ओके, ये समझ ज्यादा में होना ये चाहिए चीज? ना? और ये ऑयल और उसके अलावा और किस में मिलता है? नट्स एंड सीड्स में आपको अच्छे अमाउंट में म्यूफा एंड प्यूफा मिलता है। बेसिकली जितने भी ओमेगा 3 रिच फूड्स होते हैं ना, जो मैंने आपको बताया था, नट्स एंड सीड्स, देन ओके फैटी फिश जो होती है जैसे सैल्मन है, वॉलनट्स है, फ्लैक्स सीड्स है, इसमें आपको म्यूफा और प्यूफा अच्छे अमाउंट में मिलता है, ठीक है। जो ये तो म्यूफा है ना, दैट सपोर्ट्स योर हार्ट हेल्थ, ठीक है। आपके हार्ट में इन्फ्लेमेशन कम करता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ठीक है। एंड प्यूफा क्या करता है? बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है, जो कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 रिच फूड्स जो मैंने आपको बताया ना, वो। ना अगर हम यूफा की बात करें ना, जैसे मैंने ऑयल में कहा आपको, तो ऑयल में सबसे अच्छा म्यूफा होता है आपका ऑलिव ऑयल में। बट ऑलिव ऑयल आप हर चीज ऑलिव ऑयल में नहीं कुक कर सकते, नहीं, ठीक है। तो उसकी जगह आप ग्राउंडनट ऑयल भी यूज कर सकते हो, उसमें भी म्यूफा काफी अच्छा होता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो राइस ब्रान ऑयल, उसमें भी आपको म्यूफा अच्छे अमाउंट में मिलता है, ठीक है। मैम ये आपने साल्मोनल फिश बोला, तो उसमें भी ये ज्यादा मात्रा में? हाँ हाँ। ओके ओके। एंड प्रूफा जो होते हैं दैट इज ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, ठीक है। तो वो तो जो मैंने आपको बताया ना, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 के सोर्सेस, जो फैटी यस फिश है मैम। एंड नट्स एंड सीड्स है, उसमें आपको अच्छे से मिलता है। देन अगर हम ऑयल की बात करें, तो सैफलॉर ऑयल करके आता है, दैट इज ऑल्सो गुड, एंड सोयाबीन ऑयल है, दैट इज ऑल्सो गुड इन ओमेगा 6। ओके। अब ओमेगा 3 का सोर्स अच्छी तरह से पता है, लेकिन ओमेगा 6 का किस में होता है ये?
ओमेगा Surely पता सिक्स नहीं। ओमेगा Six, 6 six. ऑयल्स में मिलते हैं आपको। सैफलर ऑयल है, जैसे सोयाबीन ऑयल है, इसमें आपको ओमेगा 6 अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। Okay, okay, ma'am. यस, ओके। So 1 second. Next, moving forward to the next gene. Give me 1 minute. Yes. सो नेक्स्ट जीन जो कि आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अफेक्ट करता है, दैट इज MTHFR एंड होमोसिस्टीन। इससे क्या होता है ना, MTHFR जीन में हमने बताया आपको कि क्या फंक्शन होता है MTHFR जीन का, राइट। MTHFR जीन जो है वो MTHFR एंजाइम को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो अगर MTHFR एंजाइम में प्रॉब्लम है तो उससे बॉडी में क्या होगा, होमोसिस्टीन लेवल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। एंड होमोसिस्टीन लेवल्स बॉडी में क्या है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, फ्री रेडिकल्स है, एज टॉक्सिन्स काम करते हैं, करेक्ट। ये चीज क्लियर है। Yes, ma'am. सो अगर बॉडी में हाई होमोसिस्टीन लेवल्स हैं तो वो क्या करेंगे, आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। एंड अगर ब्लड वेसल्स डैमेज हो गए तो उससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ठीक है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता है, उसके साथ साथ क्लॉट बनने लगता है। अगर ब्लड क्लॉट पता है आपको? Yes, ma'am. हाँ, तो वो आपके आर्टरीज के अंदर ब्लड क्लॉट होने लगता है। अगर आर्टरीज के अंदर ब्लड क्लॉट होगा तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, करेक्ट। सो वो ऐसे इफेक्ट करता है। एंड उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो, थ्रू मिथाइलेटेड बी विटामिन जो मैंने आपको बताया था, राइट। एंड ऑल द सोर्सेज ऑफ B6 एंड B12, ओके, अंडरस्टूड। Yes, ma'am. यस। सो नाउ नेक्स्ट जीन की अगर हम बात करें जो कि आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज एडिपोक्यू। एडिपोक्यू का फुल फॉर्म क्या था? एडिपोनेक्टिन जीन, ठीक है। एडिपोनेक्टिन जीन क्या करता है, बॉडी में एडिपोनेक्टिन लेवल्स को बराबर रखता है, ठीक है। और एडिपोनेक्टिन अगर बॉडी में कम हो जाता है तो दैट अफेक्ट्स योर एंडोथेलियल हेल्थ। मतलब एंडोथेलियल हेल्थ का मतलब होता है जो कि आपके ब्लड वेसल्स है ना, उनके स्ट्रक्चर को ये खराब करता है, ठीक है। तो अगर आपके ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर खराब हो रहा है तो उससे आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो रेगुलेशन खराब होगा एंड इट विल लीड टू हार्ट डिजीजेस, ठीक है। सो एडिपोनेक्टिन लेवल्स आप बॉडी में कैसे बढ़ा सकते हो, हमने डिस्कस किया था, थ्रू एक्सरसाइज एंड अ डाइट विच इज रिच इन ओमेगा 3। नाउ अभी आपको समझ में आया कि क्यों हार्ट हेल्थ के लिए ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 इंपॉर्टेंट है, Yes, ma'am. correct. So next, now we will be moving forward to the next category, which is nutrigenomics in cancer prevention। कि कौन से ऐसे जीन्स होते हैं जो कि कैंसर प्रिवेंशन, कैंसर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। इसमें अब क्या क्या जेनेटिक और एपिजेनेटिक कंट्रीब्यूटर्स होते हैं अगर हम बात करें तो कैंसर के लिए फर्स्ट आता है ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये ट्यूमर सप्रेसर जीन का क्या मतलब होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन का मतलब होता है कि वो सेल्स के अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को स्टॉप करता है, ठीक है। सेल्स का जब ग्रोथ ज्यादा हो जाता है तो अनवांटेड सेल्स बनने लगते हैं, ठीक है। अनवांटेड सेल्स बनने लगे तो जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है ना, वो क्या करता है, वो इसको कट डाउन कर देता है, ठीक है। बट अगर आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन है तो वो ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को स्टॉप नहीं करेगा, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड ट्यूमर जो है वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, ओके। सो व्हाट इट डज इज इट, अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन है तो इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कैंसर इन द बॉडी, ठीक है। एंड इट ऑल्सो
आपका ऑक्सीडेटिव डीएनए डैमेज है, अगर ऑक्सीडेटिव डीएनए डैमेज, अगर आपके बॉडी में डीएनए डैमेज हो रहा है किसी भी वजह से ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड टॉक्सिन्स, तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू कैंसर। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में डिटॉक्स प्रॉपरली नहीं हो रहा है, अगर आपके डिटॉक्स पाथवे जो है बॉडी में उसमें अगर डिसरप्शंस है, अगर वो प्रॉपरली नहीं हो रहे, तो बॉडी में टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ता जाएगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जाएगा, एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब बॉडी में बढ़ता जाएगा तो उससे डीएनए डैमेज हो जाएगा, एंड डीएनए डैमेज अगर हो रहा है तो उससे फिर इट कैन लीड टू कैंसर। ओके मैम ये पेज समझ में ही नहीं आया। तो बेसिकली इस पेज में हमने क्या डिस्कस किया है कि आपके जो बॉडी में कैंसर, अगर कैंसर का डेवलपमेंट है, ठीक है, तो कैंसर के डेवलपमेंट के लिए कौन से जेनेटिक और एपिजेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो मैटर करते हैं। ठीक है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम जेनेटिक फैक्टर देखें तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होता है वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है बॉडी में अगर ट्यूमर प्रेजेंट है, मतलब अगर ट्यूमर बन रहा है तो उसको काटने में ये हेल्प करता है। ठीक है, अगर इसमें वेरिएशन है, अगर इसमें म्यूटेशन है तो बॉडी में ट्यूमर बनेगा, एंड ट्यूमर अगर बन रहा है तो इट कैन लीड टू कैंसर एज वेल। करेक्ट, सो ये आपको समझ में आ गया कि दिस इज द जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, यस ओके, नाउ इस डीएनए का डैमेज भी हो सकता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा है, अगर मैम। टॉक्सिन अगर ज्यादा हो रहा है। अगर बीच में म्यूटेशन नहीं होता तो आगे क्या होता? थर्ड 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 डायग्राम मुझे दिखाई। अगर ये बीच की डायग्राम में म्यूटेशन हो गया तो थर्ड में ये कैंसर में डेवलप हो गया ना। अगर हाँ, बीच में अगर ट्यूमर mutation नहीं बढ़ता होता जाएगा तो बॉडी में, अगर ट्यूमर बढ़ता जाएगा बॉडी में, अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है सेल की, ठीक है, कैंसर इज व्हाट, अनकंट्रोल्ड सेलुलर ग्रोथ। ठीक है, जो अनवांटेड सेल्स हैं वो बॉडी में ग्रो हो रहे हैं जिनकी नीड नहीं है, ठीक है, तो उसको हम कैंसर बोलते हैं। एंड इट स्टार्ट्स टेकिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द अदर सेल, मतलब अगर आपकी बॉडी की कैपेसिटी है 10 सेल को स्टोर करने की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बस है, अगर एक बस की कैपेसिटी है 10 लोगों को स्टोर करने की, और उसमें 15 लोग आ रहे हैं, तो फिर भी एक बार वो जो बस है वो लोगों को कैरी कर पाएगी, आपको जो डेस्टिनेशन पे जाना है पहुंचा देगी। ठीक है, बट अगर 15 से 20 आ गए तो प्रॉब्लम होने लगेगी। करेक्ट, अगर 20 से 25 आ गए तो और प्रॉब्लम होने लगेगी। जो 10 की कैपेसिटी है बस की, क्या उसमें अगर 100 लोग आ गए तो बस चल पाएगी? नहीं, राइट। नहीं। क्यों ना उनको सीट मिलेगी, ना खड़े होके स्पेस मिलेगी, ना ही उनको प्रॉपरली ट्रैवल करते होगा। ठीक है, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो काम नहीं करेगा प्रॉपरली। दैट इज हाउ द बॉडी वर्क्स, कि अगर हमारी बॉडी के पास 10 सेल को न्यूट्रिएंट्स देने की कैपेसिटी है, 10 सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की कैपेसिटी है, बट सेल्स अगर बढ़ते जा रहे हैं तो हमारे पास उतने न्यूट्रिएंट्स, उतने ऑक्सीजन ही नहीं है कि हम सारे सेल्स को प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, अंडरस्टूड। मैम मुझे ये पूछने का था। पहले स्लाइड में मतलब पहले जो डायग्राम है उसमें नॉर्मल ट्यूमर सप्रेसर जीन है बराबर। उसमें अगर म्यूटेशन आ गया तो बढ़ गया उसका क्वांटिटी। अगर म्यूटेशन हो गया तो आगे जाके वो प्रॉपरली ट्यूमर का मतलब वो कैंसर की गात या क्या बोलते हो ग्रोथ हो गया तो कैंसर आ गया बराबर। अगर इसमें तो मैं ये बोल रही थी, पहला अगर नॉर्मल ट्यूमर का ग्रोथ दिखाई दे रहा है, अगर आगे जाके म्यूटेशन हो गया, अगर म्यूटेशन नहीं होता और हमको पहले पता चलता तो ये मेडिसिन या डाइट इससे ये पहली और दूसरी स्टेज में इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ना। करेक्ट, परफेक्ट, यस। अगर आपको इनिशियली पता चल जाता है कि आपके इस जीन में प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर वो इनिशियली आ रहा है, तो आप उसे सप्रेस कर सकते हो। बट व्हेन जब क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है, जब आपके जीन्स में ज्यादा म्यूटेशन आ चुका है एंड बॉडी में सेलुलर सेल्स की ग्रोथ काफी ज्यादा हो चुकी है, तब फिर उसको रिवर्स करना काफी डिफिकल्ट होता है। बट इनिशियल स्टेजेस में आप उसको रिवर्स कर सकते हो। ओके, हाँ। देन ये जो डीएनए है ना ट्यूमर सप्रेसिव जीन का, ये डैमेज भी हो सकता है ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब जो बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं ना, फ्री रेडिकल्स होते हैं, उसकी वजह से भी जो आपका डीएनए है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, अगर उसमें डैमेज आ जाएगा तो फिर वो कैंसर की ग्रोथ को स्टॉप नहीं करेगा।
ठीक है। हाँ, यही पूछने का था मैम, ये पहली हाँ स्टेज में हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं ना, करेक्ट मतलब आगे जाके इतना बढ़ेगा नहीं ये। करेक्ट। एंड देन डिटॉक्स पाथवे डिसरप्शन, मतलब आपकी बॉडी में कुछ पाथवेज होते हैं जो कि आपकी बॉडी के डिटॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो आपकी बॉडी में टॉक्सिन है ना, उसको बॉडी से फ्लश आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो अगर ये डिटॉक्स पाथवेज प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, अगर आपकी बॉडी जो है वो वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं निकाल पाएगी प्रॉपरली, तो वो टॉक्सिन्स बॉडी में जमा होते जाएंगे। करेक्ट। एंड जब वो टॉक्सिन्स बॉडी में जमा होते जाएंगे तो उससे फिर आपका डीएनए डैमेज हो सकता है। ठीक है, अभी ये चीज आपको समझ में आई कि कैसे जो एपिजेनेटिक फैक्टर्स हैं और जेनेटिक फैक्टर्स हैं वो आपकी बॉडी में कैंसर कॉज कर सकते हैं। यस मैम। ओके, ठीक है। नाउ अब हम कुछ फूड, कुछ न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे कि कैसे वो आपके बॉडी में कैंसर को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम किसी कंपाउंड की बात करें तो वो है सल्फोराफेन। ये हमने पढ़ा था कि ये ब्रोकली में प्रेजेंट होता है, एक वो मीरा वाला केस किया था हमने। करेक्ट। यस मैम। यस। हाँ, तो उसमें हमने उसको सल्फोराफेन दिया था ब्रोकली के थ्रू। करेक्ट। तो ये जो Yes. सल्फोराफेन होता है वो प्रेजेंट होता है ब्रोकली में, केल में, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स में, ये सब कुछ में सल्फोराफेन काफी अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो नाउ ये काम क्या करता है, ये बॉडी में आपका जो डिटॉक्स पाथवेज है, एंटी इंफ्लेमेटरी पाथवेज है। ठीक है, जैसे कि NRF2। फोन चार्जिंग लाव, फोन लाव चार्जिंग। ठीक है, तो ये बॉडी में जो एंटी इंफ्लेमेटरी पाथवे होता है ना, NRF2, उसको एक्टिवेट करता है। तो उससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होता है, एंड इन्फ्लेमेशन अगर कम है तो उससे क्या होगा, आपका जो डीएनए है वो डैमेज नहीं होगा। साथ ही साथ ये HDAC का इनहिबिशन करता है, जो हमने पढ़ा था ना। अगर इसका इनहिबिशन होता है तो क्या होता है, हमारे जो डिटॉक्स जीन्स हैं वो एक्टिव रहते हैं। ओके, अंडरस्टूड। याद आई ये वाली चीज जो हमने सल्फोराफेन में पढ़ी थी? हेलो। यस मैम। यस, तो ये HDAC इनहिबिशन वाली चीज याद आया? याद आया आपको, जो हमने एसिटाइलेशन में पढ़ा था? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ये HDAC इनहिबिशन पे भी वर्क करता है। तो उससे जो आपके डिटॉक्स के जीन्स हैं वो एक्टिव रहते हैं। तो अगर बॉडी में डिटॉक्स प्रॉपर हो रहा है तो कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। अंडरस्टूड। यस मैम। अगर हम नेक्स्ट फूड कंपाउंड की बात करें तो है करक्यूमिन। करक्यूमिन आपको किस में मिलता है? करक्यूमिन इज मेजरली फाउंड इन टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक मतलब हल्दी। ठीक है, स्पेसिफिकली जो कच्ची हल्दी होती है ना, उसमें जो रूट से ग्रो करती है, दैट इज उसमें सबसे ज्यादा करक्यूमिन की मात्रा होती है। जो मार्केट में हल्दी के पाउडर आते हैं वो काफी हद तक अडल्टरेटेड होते हैं, काफी हद तक मिक्स्ड होते हैं, इसलिए हमेशा कच्ची हल्दी जो होती है वो बेटर होती है। ठीक है, अब उसका क्या काम होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करना एंड सेल्स। 1 सेकेंड ना। हेलो। यस मैम। यस, यस। तो जो करक्यूमिन होता है ना वो बॉडी में एज एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है, मतलब कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो अगर इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है बॉडी में तो कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। करेक्ट। एंड उसके साथ साथ जो सेल प्रोलिफरेशन होता है, मतलब जो सेल अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होती है ना, उसको भी ये कम करता है। ठीक है, इसीलिए टर्मरिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे वायरल डिजीजेस भी होती है तो उसमें भी हम करक्यूमिन देते हैं। क्यों? क्योंकि जो अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होती है ना, उसको कम करने में ये हेल्प करता है। ओके, देन नेक्स्ट इज EGCG। EGCG एक कंपाउंड होता है जो कि ग्रीन टी में प्रेजेंट होता है एंड ये स्पेसिफिकली आपके कैंसर सेल के ग्रोथ को कम करता है। ठीक है, कैंसर सेल के ग्रोथ को कम करने के साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती है। अब एंटीऑक्सीडेंट वर्ड का मतलब क्या होता है
कि आपकी बॉडी में जितना भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, मतलब जितने भी टॉक्सिन्स है, जितने भी फ्री रेडिकल्स है, उसको ये कम करते हैं। ठीक है, सो ग्रीन टी आपके बॉडी में सेल को, कैंसर सेल के ग्रोथ को कम करता है एंड साथ ही साथ एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, जिससे कि बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस होता है। ठीक है, अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट कंपाउंड है रेस्वेरेटॉल। रेस्वेरेटॉल किसमें मिलता है? ग्रेप्स में स्पेसिफिकली एंड बेरीज में, जितने भी टाइप के बेरीज होते हैं, जैसे मलबेरीज होती है, देन स्ट्रॉबेरीज है, ब्लूबेरीज है, ये सब कुछ में आपको रेस्वेरेटॉल अच्छे अमाउंट में मिलता है, स्पेसिफिकली ग्रेप्स में। अब ये क्या करता है, जो आपके सेल का ग्रोथ है ना, सेल के ग्रोथ को कम करता है एंड साथ ही साथ बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। ओके, समझ में आई ये चीज सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, अब ये जो न्यू सेल्स हैं, रेस्पिरेटॉल भी आपके जो न्यू ब्लड सेल्स हैं या फिर न्यू सेल्स है, उसको ग्रोथ कम करता है एंड जो ऑलरेडी एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ है ना, उसको ये किल करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, सो हमने सारे कंपाउंड्स पढ़ लिए। सल्फोराफेन, आपको इसका फंक्शन समझ में आ गया। देन करक्यूमिन का फंक्शन क्या होता है ये समझ में आ गया। देन EGCG का फंक्शन समझ में आ गया एंड रेस्वेरेटॉल का भी फंक्शन समझ में आ गया। ओके, सो ऐसे आपको जो फूड सोर्सेज हैं वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, देन इसके साथ साथ ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ना? यस मैम। देन सो वी आर एट द एंड ऑफ दिस PPT एंड हमने इस क्लास में क्या सीखा कि जो क्रॉनिक डिजीजेस होते हैं वो आपके जीन्स और लाइफस्टाइल दोनों के मिक्स की वजह से होते हैं एंड ये दोनों मिलकर ही आपके बॉडी को अफेक्ट कर पाते हैं। अगर हम न्यूट्रिशनोमिक्स की बात करें तो इट हेल्प डिकोड्स द डिजीज रिस्क एंड साथ साथ आपके न्यूट्रिशन को अफेक्ट करता है एंड पर्सनलाइज्ड प्रिवेंशन पे काम करता है। ठीक है ना, अगर आपकी बॉडी में SNPs है तो आप क्या कर सकते हो, टारगेटेड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म डिजीज के बर्डन को रिड्यूस कर सकते हो एंड जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको एम्पावर कर सकते हो, उनको इंसाइट्स देके कि आपको क्या अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड आप कैसे उनको रिड्यूस कर सकते हो, बिकॉज जीन्स तो होते हैं बॉडी में, बट डाइट और लाइफस्टाइल जो है वो ही आपके जीन्स के आउटकम को डिटरमाइन करते हैं। अंडरस्टूड? यस। ओके, सो ये चीज आपको समझ में आई? थोड़ा जो ये क्लास था इसमें हमने काफी सारे जीन्स पढ़े, करेक्ट? अभी ये सारे जीन्स का आपको रिविजन करना है। ठीक है, कोई भी ऐसा जीन है जो आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको वो जीन नेक्स्ट क्लास में हम वापस से डिस्कस करेंगे। ओके ओके मैम। ठीक है, सो और कोई भी अगर डाउट है तो नेक्स्ट डाउट क्लास में लेकर आओ, अच्छे से आप मुझे बताओ कि क्या चीज़ में आपको डाउट है, तो डाउट हम सारे क्लियर करेंगे। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में सारे जीन्स के फंक्शंस पूछूंगी। ठीक है, जितने भी हमने जीन्स अभी तक पढ़े हैं सारे जीन्स का रिविजन होगा उसमें। ओके, सो आप सब अच्छे से पढ़ के आओ सो दैट आप लोग जवाब दे सको। ठीक है, आई होप कि एक इजी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई भी पाथवे है, कोई भी फंक्शन है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम वो पूरा क्लियर करेंगे। ओके, बिकॉज देखो ये बेसिक जीन्स है, इनका जो फंक्शन है अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आपको सिर्फ याद रखना है कि इस जीन से ये फंक्शन होता है, उस जीन से क्या फंक्शन होता है एंड कौन से जीन्स हैं जो कि आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से जीन्स हैं जो कि आपके डायबिटीज के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से जीन्स हैं जो फैट और ओबेसिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंडरस्टूड? थोड़े जीन्स के नाम कॉम्प्लिकेटेड हैं बट फंक्शन सबका सिंपल ही है। ओके
सो अगर किसी को कोई डाउट है या क्वेरी है तो वो चैट बॉक्स में पुट कर दो. तब तक आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर अग्रवाल टू कंक्लूड टुडेज क्लास. First of all, I would say आज का So your voice is सब breaking लोगों a से मैं lot. यही Hello. Yes. So your voice is हेलो breaking. आई मीन आई एम ड्राइविंग नाउ Pardon? अभी आ रही क्या आवाज हाँ सर अब आ रही है. आ रही है हाँ. ठीक है तो सब लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जैसा लास्ट टाइम हम लोगों ने जो जीन्स के बारे में सीखा और आज जो है आज पूरा क्रॉनिक डिजीज के बारे में लेक्चर हुआ है. ये क्रॉनिक डिजीज के अंदर आपको मेटाबॉलिक हो गया, डायबिटीज हो गया, तुम्हारा हार्ट डिजीज हो गया, कैंसर का हो गया, तो ये सारी चीजें, ओबेसिटी हो गया, तो ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन मिला है. तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेक्चर होने के बाद में यू आर वन स्टेप अहेड नाउ, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज का जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है ये काफी BHMS BMS डॉक्टर्स के पास भी नहीं है. तो यू आर ऑलरेडी 1+, लेकिन अगर आपको इसमें अपग्रेड करना है या अच्छा नॉलेज ये करना है, गेन करना है, तो जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, बड़ी मीटिंग विल बी रियली इम्पोर्टेंट. और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा उन लोगों को जिन्होंने लास्ट वीक में बड़ी मीटिंग लिया. थिंक सो 4 of them were there out of 9. तो दे स्टार्टेड विद बड़ी मीटिंग. और ये बड़ी मीटिंग जिन लोगों ने लिया तो उनकी वजह से उनको वो रिस्पॉन्स दिख रहा है और वो फायदा दिख रहा है वो, क्योंकि अगेन द थिंग्स विल बी रिपीटेड. और जब आपका ऑलरेडी ये चीजें ऑलरेडी आपको मालूम है तो आगे जाके आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा ये चीजें, क्योंकि एवरीथिंग विल बी ऑन द फिंगर टिप्स. तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि अभी धीरे धीरे, एंड जैसा मैंने बताया आपको, एवरी क्लास इज कनेक्टेड. तो लास्ट क्लास का और आपका ये अभी का आज का क्लास का आप देखेंगे तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड. तो यही चीजें कनेक्शन आगे के क्लासेस में भी होगा. लेकिन अगेन सेम रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू कि अगर सच में ये सेशंस के अंदर आगे जाना है और नॉलेज बिल्ड करना है तो बड़ी मीटिंग विल बी इम्पोर्टेंट. तो फोकस उसके ऊपर करो. और जैसा मैडम ने बताया कि कुछ भी क्वेरीज है तो जैसे आज जैसा भी आपके पास PPT आ जाएगा, वीडियोस आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी, तो वो 2-3 बार देखने के बाद में जितने भी क्वेरीज है ये ओपनली पूछो. पूरा क्या है, ओनली 4 to 5 पीपल आर रिस्पॉन्सिंग. जो आपके रिस्पॉन्स है ये 4 से 5 लोगों का ही है. बाकी के जो 4-5 लोग है वो उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे. तो जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे उनके लिए ये चीजें जस्ट एक मोटिवेशन रहेगा. तो आई डोंट वांट दिस सेशन टू बी जस्ट अ मोटिवेशन फॉर यू, इट शुड बी लाइफ लॉन्ग फॉर यू. तो जितना भी चीजें नहीं समझ में आ रही पूरा पेपर पे लिख के निकालो और वो तुम डाउट सॉल्विंग सेशन में पूछ सकते हैं. तो अगेन द सेशन वाज वेरी गुड and the people will definitely enjoy this. Over to you, Muskan. Thank you so much, sir. You sound a little under the weather. Please take care. थोड़ा green tea वगैरह include करो. That will help. Okay. Yes. So thank you so much all for joining. And next class में please सब पढ़ के आओ and please सब अपने doubts भी लेकर आओ so that we can clear them out. Okay. So I'm ending the class for today and I will provide the recording in a while. Okay.